हाँ जी, हमारी कल संभागीय व्यवस्था की बात हो रही थी और संभागीय व्यवस्था में पहला संभाग हमने कौन सा दिखाया? बीकानेर। अगर पूछ ले 2 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। अगर पूछ ले कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ? 18 मार्च 1948 को। अगर पहला जो चरण था राजस्थान एकीकरण का, उसमें मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और मत्स्य संघ में कितनी रियासत थी? लेकिन एकीकरण के समय संपूर्ण राजस्थान में 19 रियासत और कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। अगर बात की जाए राजस्थान के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 30 मार्च 1949 इस तिथि को राजस्थान में किसका प्रारंभ हुआ? संभागीय व्यवस्था का। उस समय राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के 7वें चरण में, एकीकरण के 7वें चरण में जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई, उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? 5। कितने जिले थे? 26। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? संभागीय आयुक्त कौन थे? हाँ जी, संभागीय आयुक्त कौन थे? संभागीय आयुक्त नहीं थे उस समय पर, संभागीय आयुक्त के पद सृजन तो हो चुका था, लेकिन उस समय पर राजस्थान में ए श्रेणी का राज्य बना और राज्यपाल का पद सृजित हुआ। राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह पहले राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। अभी ये आरएस के अंदर ये प्रश्न आया तो ये थोड़ा सा विवादित हो गया कि 25 अक्टूबर को पहला राज्यपाल बना या 1 नवंबर को पहला राज्यपाल बना, ये थोड़ा सा विवादित हो गया है, आज भी कोर्ट के अंदर जारी है। अगर बात की जाए राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब बंद हुई थी, कब पुनः प्रारंभ हुई? 1987 में। अगर पूछ ले वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं? कितने संभाग हैं? 7। और कितने जिले हैं? 6वां संभाग अजमेर कब बना था? 26 जनवरी 1987 को। और 7वां संभाग भरतपुर कब बना? किसकी सरकार थी उस समय? वसुंधरा राजे की। अगर पूछ ले कहीं पर भी इसकी बात करें अगर कि राजस्थान राज्य में जो 26वां जिला घोषित किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को कौन सा बना था? अजमेर। 27वां जिला बना धौलपुर। 28, 29, 30, 12 दौसा, राजसमंद, ये 3 जिले बने थे। 10 अप्रैल 1991 में 31वां जिला बना, कब बना? 12 जुलाई 1994 और 19 जुलाई 1997 को कौन सा जिला बना? 32वां करौली। और 33वां जिला कौन सा बना? प्रतापगढ़ जिला। 3 जिलों को तोड़ करके चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर को कितनी तहसीलें? सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर। कल संभागों में पहला संभाग सिर्फ लिखाया था हमने बीकानेर। दूसरा संभाग देखिए, सेकंड नंबर का जो हमारा संभाग है वो है साहब जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? और जोधपुर संभाग की अगर हम बात करें कि जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं विद्वानों? और ट्रिक से याद रखेंगे JJBSP। पहला कौन सा हो गया? जोधपुर। दूसरा कौन सा हो गया? जालौर। तीसरा कौन सा हो गया? जैसलमेर, JJJ। चौथा कौन सा हो गया? बाड़मेर। 5वां कौन सा होगा? सिरोही। और 6वां कौन सा हो जाएगा? पाली। ये 6 जिले हैं किस संभाग में? जोधपुर संभाग में। अब प्रश्नों की बात करें हम, पहले लिख दीजिए आप लोग जोधपुर संभाग 6 जिले, 6 जिलों के नाम ट्रिक से लिख दीजिए। लिख दिया ना सबने? जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6। अब सबसे पहला प्रश्न अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर संभाग क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है और इस संभाग में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम
इस संभाग में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से संभाग में? जोधपुर में। लेकिन सर्वाधिक पूछे तो जयपुर संभाग में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जोधपुर, सबसे छोटा कौन सा है? भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। तो अगर बात की जाए इस संभाग में, इसमें जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है राजस्थान में। सर्वाधिक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कौन से संभाग में? जोधपुर में। और न्यूनतम बीकानेर संभाग में। अगर कहीं पर भी पूछ ले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इस संभाग में सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र फैला हुआ है, इस संभाग में सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र फैला हुआ है, सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र फैला हुआ है, इस संभाग में सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र फैला हुआ है तथा सबसे कम वन पाए जाते हैं, तथा सबसे कम वन पाए जाते हैं, देखो एक प्रश्न कल नदियों वाला था। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछे कि सबसे ज्यादा नदियां कौन से संभाग में, तो कोटा संभाग में। लेकिन न्यूनतम नदियों की बात की जाए तो बीकानेर संभाग में। लेकिन अगर जोधपुर की बात की जाए तो यहाँ सर्वाधिक कैसा क्षेत्र है? मरुस्थलीय। और सबसे कम क्या पाई जा रही है यहाँ पर? वन संपदा। और प्रमुखतः कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी का प्रसार पाया जाता है। तो इस संभाग में प्रमुखतः रेतीली मिट्टी का प्रसार पाया जाता है, प्रमुखतः रेतीली मिट्टी का प्रसार पाया जाता है तथा शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, तथा शुष्क अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना। अब बात करें हम, दो प्रकार से प्रश्न पूछता है, आपको सीधा आ जाए चंदन नलकूप। और चंदन नलकूप कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। थार का गढ़ा कहते हैं, मीठे पानी का जल स्रोत है। कि चंदन नलकूप निम्न में से कौन से संभाग में स्थित है? कौन से संभाग में? अगर पूछ ले, पाली जिले में एक जवाई बांध बना हुआ है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। कि जवाई बांध निम्न में से कौन से संभाग में स्थित है? तो आपको जब तक जिले याद नहीं होंगे संभाग के, कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं 6, तो जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, तब तक ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। बाटाडू का कुआं कहां पर है? बाड़मेर में। बाटाडू का कुआं जिसे एक रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, तो वो बाटाडू का कुआं जो है वो भी कौन से संभाग में? जोधपुर संभाग में। तो ये जो कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे संभाग और संभाग के जिले, ये सबको याद होने चाहिए कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। वाटाडू का कुआं, बाटाडू का कुआं कहां पर है? बाड़मेर में। इसके बाद में अगला संभाग लिखिए, सेकंड नंबर, तीसरा संभाग जो होगा आपका वो होगा उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग होगा? उदयपुर। और संभाग में कितने जिले हैं? 6। और UDBPCR, ये 6 जिले क्रमानुसार हैं। कैसे याद रखेंगे? देखिए, पहला कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। दूसरा
डूंगरपुर, तीसरा बांसवाड़ा। वैसे जयपुर के अंदर एक यूडीवी ग्रुप है, जो फ्लैट्स बिल्डिंग्स बिल्डर्स का ग्रुप है, यूडीवी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। और पीसीआर तो सब जानते हैं, रात्रि को 9 बजे बाद में जो पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ियां जो घूमती हैं उनको पीसीआर ही तो कहते हैं, रात्रि को घूमने वाली। तो पीसीआर का यहां पर मतलब है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये क्रमानुसार भी है। जब आप डायग्राम देखोगे ना, राजस्थान का ये दक्षिणी वाला भाग, तो इस भाग में ये दक्षिणी जो भाग है, तो यहाँ पर उदयपुर हो गया, फिर डूंगरपुर हो गया, फिर बांसवाड़ा हो गया, फिर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये 6 जिले हैं, दक्षिणी राजस्थान में आ गया। 6 जिलों के नाम लिख दिए ना सबने पीछे से। यह राजस्थान का दक्षिणी संभाग है। अब यहां थोड़ा सा प्रश्न को कठिन बनाने का प्रयास करे एग्जामिनर, तो कैसे बनाएगा? देखिए, अगर इस संभाग की बात करूं, एक डायग्राम से मैं समझा देता हूं सभी को। ये कौन सा संभाग हो गया? 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 ठीक है, इसके बाद में ये कौन सा संभाग हो जाएगा? ये कौन सा हो गया? और इसके बाद में ये वाला कौन सा हो जाएगा? अजमेर और जयपुर। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर बात करें, ये जो उदयपुर संभाग है, कौन सा संभाग? उदयपुर। इसकी सीमा यहां पर किससे लग रही है? और इधर किससे लग रही है? मध्य प्रदेश से। इधर जोधपुर संभाग की मैं बात करूं, तो जोधपुर संभाग की सीमा पाकिस्तान, और इधर हम बात करें बीकानेर संभाग की सीमा यहां पर किससे लग रही है? पंजाब से। यहां पर किससे लग रही है? और यहां पर किससे लग रही है? हरियाणा से। पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान से स्पर्श कर रहा है। इसके बाद में ये जो जयपुर संभाग है, कौन सा संभाग? सिर्फ और सिर्फ किससे स्पर्श करेगा? हरियाणा से। लेकिन ये जो भरतपुर संभाग है, ये भरतपुर संभाग हरियाणा, यूपी और एमपी, इन तीनों से स्पर्श करेगा। लेकिन ये जो संभाग दिख रहा है आपको कोटा, ये सिर्फ और सिर्फ किससे? तो राजस्थान के 2 संभाग ऐसे हैं जो सिर्फ एक राज्य से ही स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? जयपुर और कोटा। लेकिन 2 संभाग ऐसे भी हैं जो 3 राज्यों से, जैसे कि पहला भरतपुर संभाग एमपी, यूपी और हरियाणा। ऐसे ही कौन सा? बीकानेर, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान। अगर बात करें कौन सा? जोधपुर। तो ये सिर्फ किस पर आधारित है? जिले विशेष पर आधारित। आपको अगर जिले याद है, आपको राज्यों की स्थिति याद है, तो आप बिल्कुल डेफिनेट उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ कॉमन सेंस देख रहा है वो आपका। तो 1-2 के साथ तो मैं लिखा दूंगा, जैसे अभी हम बात कर ले, लिख लीजिए। उदयपुर संभाग यह राजस्थान का दक्षिणी संभाग है, दक्षिणी संभाग है। हाँ जी, इस संभाग में सर्वाधिक वन संपदा पाई जाती है, सर्वाधिक वन संपदा पाई जाती है। इस संभाग में सर्वाधिक वन संपदा पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इस संभाग में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। इस संभाग में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। इस संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित सूचित जनजाति
एसटी, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी पाई जाती है। दोनों ही चीजें यहाँ पर है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, दोनों ही चीजें यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर भी यहीं पर है और सबसे ज्यादा और जनसंख्या के आधार पर, दोनों ही चीजों में यहाँ पर उदयपुर नहीं, वहां पर वो जिले विशेष पर आधारित प्रश्न बनता है। आपको अगर जिले विशेष पर आधारित प्रश्न आएगा अनुसूचित जाति जनजाति से, तो वहां पर अलग होगा, जो जनसंख्या टॉपिक में हम कराएंगे। हाँ हाँ, तो उदयपुर वाला जो संभाग वाला होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। लिखिए, इस संभाग की सीमा गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्य से स्पर्श करती है। इस संभाग की सीमा गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्य से स्पर्श करती है। गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्य से स्पर्श करती है। ठीक है ना। इसके बाद में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। अगला संभाग कौन सा होगा? कोटा। और कोटा संभाग की मैं बात करूं, इसे हाड़ौती संभाग भी कह देते हैं। कितने जिले हैं? कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कितने विद्वानों? 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब प्रश्न यहीं पर कई महत्वपूर्ण बनेंगे। तो सबसे पहले कोटा संभाग, और कोटा संभाग में लिखना प्रारंभ कीजिए। कितने जिले हैं? 4। सबने लिख दिया ना? कोटा संभाग 4 जिले के नाम लिख दीजिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। देखिए, इस संभाग को हाड़ौती प्रदेश या हाड़ौती संभाग के नाम से जाना जाता है। इस संभाग को हाड़ौती संभाग के नाम से जाना जाता है। यह जनसंख्या के आधार पर, राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। यह जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। लिख दिया ना सबने? जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इस संभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है तथा सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। तथा सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है तथा सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। सबने लिख दिया ना? सर्वाधिक वर्षा होती है तथा सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल, अति आर्द्र में यही आएगा। देखिए, इस संभाग में प्रमुखतः काली मिट्टी का प्रसार पाया जाता है। काली मिट्टी का प्रसार पाया जाता है। देखो, जब आर्द्र और अति आर्द्र की बात होती है तो 2 विद्वान थे। अगर हमारा सामान्य वर्गीकरण वर्षा के आधार पर देखते हैं तो 5 भाग हैं: उष्ण, उपोष्ण, अर्धशुष्क या उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। लेकिन अगर हम बात करें किसके अनुसार बात करें? कोपेन बाबा के अनुसार, तो कितने भाग हैं? 4। BWHW, BSHW, CWG और AW। उसने अलग भाग से बांटा है। उसने वनस्पति, तापमान और वर्षा के आधार पर मात्रात्मक वर्गीकरण किया है। तो वो अलग अलग जलवायु टॉपिक के साथ में हम लिखाएंगे। तो यहाँ का अगर बात की जाए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो 4 जिले हैं, इनमें सर्वाधिक क्या हो रही है? वर्षा। सर्वाधिक क्या प्रवाहित हो रही है? नदियां। क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग है। और सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जा रही है? वर्टिसोल, काली मिट्टी का प्रसार पाया जाता है। तो इस संभाग में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। लिख दिया ना? और काली मिट्टी के पीछे आप लिख सकते हैं वर्टिसोल, याद रहेगा आपको। काली मिट्टी को अमेरिकन वर्गीकरण में क्या कहते हैं? वर्टिसोल। वर्टिसोल,
ठीक है। इसके बाद में अगला संभाग देखिए, अगला संभाग अजमेर। ये कौन सा संभाग है भाई? अजमेर। और अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। ट्रिक है अभी नाटो, याद रहेगी कि नहीं रहेगी? अभी नाटो, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। लिख दीजिए 4 जिलों के नाम, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, अभी नाटो, ये 4 जिले हैं। लिखिए यह राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, यह राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। इस संभाग की सीमाएं, यह राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। इस संभाग की सीमाएं अन्य सभी संभागों से, इस संभाग की सीमाएं अन्य सभी संभागों से व मध्य प्रदेश राज्य से स्पर्श करती है। अन्य सभी संभागों से, देखिए अजमेर का ये जो जिला है यहाँ पर कौन सा होगा? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा जिले की सीमा किससे स्पर्श करती है? एमपी से। और अन्य सभी संभागों से किसकी सीमा स्पर्श कर रही है? अजमेर की। तो अजमेर संभाग की सीमाएं अन्य सभी संभागों से व भीलवाड़ा जिले से स्पर्श, मध्य प्रदेश राज्य से स्पर्श करती हैं। और गठन प्रक्रिया तो मैं लिखा ही चुका हूं। इसका निर्माण कब हुआ? 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी की सरकार में इस संभाग का निर्माण हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट संभाग लिखिए, भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग विद्वानों? और भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? 4, बी, सी, डी, एस। समझ में आया कुछ? पहला जिला कौन सा हो गया? भरतपुर। दूसरा हो गया करौली, तीसरा हो गया धौलपुर, और चौथा कौन सा होगा? जो हमारा मत्स्य संघ था ना, माधोपुर। ये मत्स्य संघ की बात करें, हाँ जी, मत्स्य संघ में 4 रियासत थी, ABCD। ए को हटा दिया अलवर को, अलवर पहुंच गया जयपुर में। और दूसरा BCDS, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसमें से 2 रियासत, भरतपुर और धौलपुर, तो ये जयपुर संभाग में थी, और करौली और सवाई माधोपुर कोटा संभाग में थी। तो इस प्रकार से 2 जिलों को लेकर के, 4 जिलों को मिलाकर के नवीनतम संभाग कौन सा बना? भरतपुर। तो लिखिए भरतपुर संभाग में भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, 4 जिले। ये 2 संभागों को तोड़ा था। एक जयपुर संभाग से तो ले लिए भरतपुर और धौलपुर, और कोटा संभाग से कौन कौन से ले लिए? करौली और सवाई माधोपुर। इस प्रकार से 4 जिले लिए गए थे। सबने लिख दिया ना? लिखिए यह राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है, यह राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है, यह राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। यह राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। इस संभाग की सीमाएं, इस संभाग की सीमाएं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व हरियाणा से स्पर्श करती हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व हरियाणा से स्पर्श करती हैं। इस संभाग की सीमाएं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व हरियाणा से स्पर्श करती हैं। ठीक दिया ना सबने? यह क्षेत्रफल के आधार पर, यह क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है।
यह क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। यह क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। सबने लिख दिया ना, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। हाँ जी। अब ये दो चीजें महत्वपूर्ण हो गई यहाँ पर। एक तो सबसे छोटा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल में, भरतपुर। राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, भरतपुर। एक लाइन और लिखिए, इस संभाग में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। इस संभाग में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है तथा सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तथा सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ठीक दिया ना सबने। अगर बात की जाए जयपुर संभाग की, ये तो भरतपुर संभाग है, इसके बाद में 7वां संभाग कौन सा होगा, जयपुर। अगर जयपुर संभाग के बारे में बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है। पहला, अगर पूछ ले कहीं पर इसमें कितने जिले हैं, 5, और 5 जिलों को याद रखना है। सीधा आजा कहां पर आएंगे, झुंझुनू। पहला कौन सा जिला होगा, सीकर। दूसरा कौन सा होगा, दौसा। तीसरा कौन सा होगा, अलवर। और चौथा कौन सा होगा, जयपुर। और 5वां कौन सा हो गया, झुंझुनू। सीकर, दौसा, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, ये 5 जिलों को मिलाकर के कौन सा संभाग बना, जयपुर संभाग। सीकर, दौसा, अलवर, जयपुर, झुंझुनू। लिख दिया ना 5 जिलों के नाम। यह जनसंख्या के आधार पर, यह जनसंख्या के आधार पर यह जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। यह जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। अगली लाइन से लिखिए, इस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। लिख दिया ना सबने। इस संभाग में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। इस संभाग में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। जिला विशेष पूछेगा तो कौन सा होता है सर्वाधिक साक्षरता वाला, कोटा। लेकिन संभाग पूछेगा तो, क्योंकि सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, ये 5 ही जिले साक्षरता में स्थान रखते हैं, इसलिए सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा होगा, कौन सा होगा, जयपुर। ठीक है, तो ये हमारे संभागीय व्यवस्था की बात थी, संभागीय व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की बात थी। एक और लिख लीजिए, इस संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या पाई जाती है। इस संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या पाई जाती है। ऊपर ही है, हाँ ऊपर ही लिख दिया ना सबने। इस संभाग में क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की संख्या पाई जाती है। और प्रश्न पूछे तो बीकानेर। ठीक है,
तो ये तो हमारे प्रश्नों की बात हुई संभागीय व्यवस्था। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो राजस्थान के भूगोल का, आपके सिलेबस का, आपकी विषय सूची का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसका नाम है भौतिक प्रदेश। वो जनसंख्या टॉपिक के अंतर्गत आप पढ़ोगे। यहां पर संभागों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है आपने। तो हम बात करने वाले हैं आज आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हाँ जी, आप लोगों में से जितने भी विद्यार्थी भौतिक प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लगभग मैंने 100 प्रश्न, 70-80 प्रश्न इन दो टॉपिकों के, भौतिक प्रदेश, भौगोलिक परिचय, संभागीय व्यवस्था के, विजयी भव के यूट्यूब चैनल पर करा दिए हैं। हाँ बिल्कुल, 4-5 दिन से वो विजयी भव के यूट्यूब चैनल पर जो बुधवार से क्लास स्टार्ट हुई, पहले हमने भौतिक प्रदेश, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और उनसे कराए थे, कल कराए हमने जलवायु टॉपिक के। तो अब टॉपिक वाइज जो प्रश्न चल रहे हैं, तो अगर कहीं पर आपको लिंक की कोई जरूरत हो तो आप मुझे इस नंबर पर सूचित कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज, कोई भी प्रश्न आपके सिलेबस से संबंधित, अगर कोई प्रश्न हो, जैसे आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, उसकी प्रश्न की फोटो खींच करके आपको भेजनी है, आपको उसका राइट आंसर मिल जाएगा। और विजयी भव का जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से भी आप प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तो प्रश्न मिल गए आपको, दूसरा बिल्कुल वहां पर मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं सारे प्रश्नों को। तीसरी चीज, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप वहां से प्रश्न को, कोई प्रश्न है जो समझ में नहीं आया वहां पर, तो आप क्लास में आकर के भी उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो आपको 3 फायदे इससे मिलेंगे। तो विजयी भव का जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, कर लेना और बेल आइकन दबा देना। और ज्योग्राफी की क्लास 9 से 10 होती है, ये धमाका मचाना है आपको, ठीक है ना। अब बात कर ले हम भौतिक प्रदेश की। हाँ जी, अगर बात करें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक की, तो प्राचीन काल में संपूर्ण पृथ्वी कितने भागों में बटी हुई थी? हाँ जी बताइए जल्दी से। प्राचीन काल में संपूर्ण पृथ्वी 2 भागों में थी। ये जो भाग है भाई कौन सा है? पेंजिया। और ये जो भाग है ये कौन सा भाग है? पैंथालासा। अब ये जो पैंथालासा वाला भाग है ये कौन सा है? जल। और ये भाग कौन सा है? स्थल। स्थल और जल के रूप में थी प्राचीन काल में। लेकिन जैसे ही प्राक इतिहास काल आया, कौन सा काल? प्राक इतिहास काल, या प्राग इतिहास काल भी बोल देते हैं, प्राक इतिहास काल। इस काल में संपूर्ण पृथ्वी में क्या हुआ? विभाजन। और विभाजन के पश्चात पृथ्वी के कितने टुकड़े हो गए? 2। उत्तरी भाग का नाम क्या हो गया? अंगारालैंड। हाँ जी, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। उत्तरी भाग का नाम हो गया अंगारालैंड, और इसको ही अंगारालैंड को क्या कह देते हैं? लॉरेंसिया। दक्षिणी भाग का नाम हो गया गोंडवाना लैंड। और मध्य में कौन सा सागर आ गया? टैथिज सागर। कोई परेशानी? अगर बात की जाए कौन से काल में हुआ ये विभाजन? प्राक इतिहास काल में। जो मध्यवर्ती भाग जो पैंथालासा था, जो जल भाग था, वो किस में परिवर्तित हो गया? टैथिस सागर के रूप में। और जो स्थल थे उसके 2 खंड हो गए, पेंजिया के 2 टुकड़े, उत्तरी भाग को अंगारालैंड और दक्षिणी भाग को। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत देश में राजस्थान राज्य में किस किस के अवशेष पाए जाते हैं, टैथिस सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। अगर बात की जाए तो पहले डायग्राम बना करके लिख देना। प्राचीन काल में, टॉपिक डाल दीजिए भौतिक प्रदेश। प्राचीन काल में संपूर्ण पृथ्वी 2 भागों में विभक्त थी।
प्राचीन काल में संपूर्ण पृथ्वी दो भागों में विभक्त थी। लिख दिया ना सबने? दोनों के नाम लिख दीजिए। स्थल भाग को पैंजिया तथा जल भाग को पैंथालासा कहते थे। और डायग्राम बना दीजिए पैंजिया और पैंथालासा का। स्थल भाग को क्या कहते थे? पैंजिया। और जल भाग को क्या कहते थे? पैंथालासा। लिख दिया ना? लिखिए नेक्स्ट लाइन से। प्राक इतिहास काल में, प्राक इतिहास काल में संपूर्ण पृथ्वी दो भागों में बट गई। प्राक इतिहास काल में संपूर्ण पृथ्वी दो भागों में बट गई। उत्तरी भाग को अंगारालैंड, उत्तरी भाग को अंगारालैंड व दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया। उत्तरी भाग को अंगारालैंड तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया। इन दोनों भागों के मध्य में, इन दोनों भागों के मध्य में तैथिज सागर विद्यमान था। और ये वाला सेकंड नंबर का डायग्राम बना देना। लिख दिया ना सबने? बना दिया ये डायग्राम? लिखिए वर्तमान राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान में तैथिज सागर व गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। वर्तमान राजस्थान में तैथिज सागर व गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। तैथिज सागर व गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। कोई परेशानी? ठीक, आगे देखिए। बीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था? बीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में? 7 भौतिक प्रदेशों। राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, में बांटा गया था। पीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। अगली लाइन से लिखना, धरातलीय विविधता के आधार पर, के आधार पर कहीं पर भी प्रश्न पूछ ले धरातलीय विविधता, चट्टानों के क्रम के आधार पर, अगर पूछ ले उच्चावाच के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, तो वर्तमान में कितने भागों में? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो धरातलीय विविधता के आधार पर राजस्थान को,
राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। यहां तक लिख दीजिए सभी। अब समझना है, अब लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश किए विद्वानों। हाँ जी, कितने भौतिक प्रदेश हो गए? हो गए ना। पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है विद्वानों? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। दूसरा कौन सा है विद्वानों? अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? कितने भौतिक प्रदेश हो गए? 4। अरे कुछ नहीं बनाना है, पहले सुन लीजिए जल्दी से, फिर बना लेना आराम से। बहुत अच्छा मानचित्र बनाना, शानदार बनाना, क्योंकि जो चीजें सुंदर होती हैं, जो चीजें अच्छी होती हैं, उनको लोग देखते हैं कि नहीं देखते? तो जब आप सुंदर सा मानचित्र बनाओगे, आपकी कॉपी में बहुत अच्छी राइटिंग में लिखोगे, तो आपके नोट्सों को कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। लेकिन प्रचार प्रसार नहीं करना है, हमें अपना विकास करना है। अपना साथ अपना विकास, मोदी जी के नारे को नहीं ध्यान देना है। सबका साथ सबका विकास नहीं, हमें अपना साथ और अपना विकास ध्यान रखना। तो बहुत ही सुंदर मानचित्र बनाना है आपको। बनाएंगे ना पीछे वालों? हाँ, तो बहुत सुंदर मानचित्र कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले मैंने बात की, पहले किसके आधार पर बांटा है राजस्थान को? 4 भागों में। किस आधार पर? धरातली व्यवस्था। पहले यहां पर क्या मिल रहा है? यहां पर क्या मिल रहा है? यहां पर क्या है? और यहां पर क्या है? तो पर्वत और पठार में अंतर बताइए। उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे श्रृंखलाबद्ध रूप से क्या पाए जाते हैं? पर्वत। और पठार ऊपर से कैसे होते हैं? समुद्र तल से 500, 600, 700, 800, 900, 1000 मीटर ऊंचाई भी होगी, और ऊपर से कैसे होंगे? समतल। तो वो क्या होंगे? अब एक है मैदान और एक है मरुस्थल। मैदान और मरुस्थल में अंतर क्या होता है? मैदान क्या होता है? उपजाऊ क्षेत्र, जहां कृषि योग्य भूमि, समतल भूमि पाई जाती है, जहां खाद्यान्न तिलहन दलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो उपजाऊ भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं? समतल भागों को क्या कहते हैं? मैदान। और मरुस्थल? अब भाई रेत के ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं, जहां उबड़ खाबड़ मरुस्थलीय क्षेत्र या बालू का प्रसार पाया जाता है, या अनुपजाऊ भूमि पाई जाती है, वो क्या है? मरुस्थल। अब एक और गड़बड़ कर रखी है कि अगर पूछ ले यहां पर विद्वानों आपसे, हाँ, अगर बात की जाए कि ये भाग उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है विद्वानों? किसका अवशेष है? लेकिन अगर पूछ ले विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला कौन सी है, ये किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। हाँ जी। तीसरा, पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष है? बिल्कुल, टैथिज सागर का अवशेष है। किसका? टैथिज सागर का अवशेष है। और चौथा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये किसका अवशेष है? तो जो पठारी भाग और पर्वतीय भाग हैं,
वो तो किसके अवशेष हैं? और मैदान एवं मरुस्थल किसके अवशेष है? तो देखिए कैसी आकृति है। अब प्रश्न पूछे कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? क्यों? क्योंकि ये विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है, प्राचीनतम विश्व की है, तो राजस्थान का भी सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है? गोंडवाना लैंड में इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही भारत का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा क्या है? अरावली पर्वतमाला। और उसी का हिस्सा क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये सेकंड प्राचीनतम हो गया, दूसरे स्थान पर। इसके बाद सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? पूर्वी, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा, गंगा यमुना सरस्वती, इन नदियों द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ लाए गए, उनके तलछट के जमाव से जो भाग बना मैदानी भाग, उसी को का गंगा यमुना के मैदान का उपभाग ही तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो इस प्रकार से राजस्थान में अगर कहीं प्रश्न पूछे कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भाग, नवीनतम भाग अगर पूछ ले, तो ये अब डायग्राम बनाना है आपको। ये भाग प्राचीन समय में सागर था यहां पर, लेकिन धीरे धीरे यहां जलवायु परिवर्तन के कारण किसका प्रसार हो गया? मरुस्थल का। लेकिन इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण तो हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात हुआ है। हिमालय से जो नदियां आती है ना, वो नदियां आई कहां पर? तैतीस सागर में। जब नदी ऊपर से पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे आएंगी तो हमेशा अपने साथ कुछ अवशिष्ट पदार्थ बहा करके लाएंगे, कंकड़ पत्थर बजरी रेत, और वो धीरे धीरे जिस क्षेत्र में जमा होगा वो क्या कहलाएगा? मैदानी प्रदेश। तो गंगा यमुना का मैदान जो है, उत्तर भारत का मैदान जो है भारत में, उसी का अवशेष तो ये पूर्वी मैदानी भाग है। तो इसीलिए ये कौन सा हो गया? नवीनतम हो गया। ठीक है, तो देखो जब मिलना होता है तो कुछ ना कुछ ये जो भाग आ रहे हैं ऊपर से, उत्तर से, जब नदियां प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से आती हैं तो अवशिष्ट पदार्थ लाती हैं, और उससे किसका निर्माण होता है? उत्तर भारत के मैदान का। और उसी का गंगा यमुना के मैदान का या उत्तर भारत के मैदान का ही उपभाग कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। छाप दीजिए जल्दी से। आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहें और जुड़ते रहें।